नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाओं को। प्यारे विद्यार्थियों, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको किशोरावस्था पर ज्यादा फोकस करना है, लेकिन हम आज की इस वीडियो में शैशव अवस्था से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे और शैशव अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक पहुंचेंगे। हालांकि शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको आप पढ़े ही नहीं, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपने संभवतः रीट की तैयारी के दौरान भी जरूर इसे पढ़ा होगा, लेकिन ज्यादा फोकस हमें रखना है किशोरावस्था को लेकर। आइए जानने की कोशिश करते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं को। तो अध्ययन के दृष्टिकोण से विकास को 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा गया है। जब हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं, एक चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, तो हम शैशव अवस्था से हमारी यात्रा प्रारंभ करते हैं जो किशोरावस्था तक जाती है। तो यह होता है साथियों शैशव अवस्था। फिर आपके आती है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, और किशोरावस्था। इसकी अवधि की अगर बात करें तो शैशवावस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। यह एक सामान्य वर्गीकरण है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके मन में एक डाउट होगा कि सर, कई पाठ्य पुस्तकों में हम शैशव अवस्था को जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक पढ़ते हैं, वो आखिर क्या भला है? तो बेसिकली होता कुछ भी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। यह दरअसल वर्गीकरण करने का ही एक तरीका है। उस वर्गीकरण में जिसमें हम शैशव अवस्था के बाद सीधी बाल्यावस्था लाते हैं और उसके बाद हम सीधे किशोरावस्था को पढ़ते हैं, कोई अलग, कोई विभिन्न, कोई अनूठा कार्य नहीं करते, बल्कि शैशव अवस्था और पूर्व बाल्यावस्था, इन दोनों को ही कंबाइंड हम शैशव अवस्था कह देते हैं। और जब इन्हें संयुक्त रूप से मैं शैशव अवस्था करूंगा तो यह मेरी चली जाएगी जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उत्तर बाल्यावस्था, वो जो हमने अभी पढ़ी थी, वो उस वक्त हो जाएगी बाल्यावस्था, और किशोरावस्था एज इट इज। ऐसे में बस आपको यह ध्यान रखना कि अगर इस प्रकार का वर्गीकरण परीक्षा में आ जाए जहां पे सिर्फ शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था दी गई हो, तो हमें कुछ नहीं करना है। जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं वो समाहित किस में हो जाएंगी? शैशव अवस्था में। दैट्स इट। ये एक छोटा सा वर्गीकरण है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले शैशव अवस्था को, कि शैशव अवस्था आखिर क्या है। शैशव अवस्था जो कि होती है जन्म से 2 वर्ष तक। मैं पुराना जो पहला वर्गीकरण मैंने बताया था उसी के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं या आ सकते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, निम्न में से शैशवावस्था की कौन सी विशेषता है? ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन होंगे, आपको करेक्ट को टिक करना, या फिर होगा कौन सी नहीं है तो 4 इनमें से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, या 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो आइए पहले एक ब्रीफ नॉलेज हम लेते हैं शैशवावस्था की सभी प्रमुख विशेषताओं का। शैशवावस्था को तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास की अवस्था कहा जाता है। आप मेरे साथ दोहराते चलिए। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप पीडीएफ जो है जिसमें ये चीजें ऑलरेडी रिटन है उनसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहां सिर्फ समझ सकते हैं। तो तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास की अवस्था। दूसरा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरी जो विशेषता है वो है तीव्र अधिगम की अवस्था। तीव्र अधिगम की अवस्था।
तीव्र अधिगम की अवस्था इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है, ये वही स्टेज होती है जिसमें बच्चा जन्म लेता है, अपने दीन दुनिया के साथ वो इंटरैक्ट करना, अंतःक्रिया करना सीखता है और उसी अंतःक्रिया की बदौलत वो बोलना सीखता है, वो चलना सीखता है। हम ये तो कहते हैं बच्चा चलना सीख गया, बोलना सीख गया, वो जो जिस प्रांत का है, जिस क्षेत्र का है, वहां के जो विशुद्ध ठेठ देसी शब्द हैं उन्हें जानना सीख जाता है। और इसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि बच्चा बहुत सारी चीजें जानने लग जाता है, एक अच्छा खासा उसका शब्दकोश विकसित हो जाता है। इसलिए इसे तीव्र अधिगम की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को कहा जाता है पर निर्भरता की अवस्था। निर्भरता की अवस्था, बच्चा जो है वो दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अपने दैनिक कार्य जितने भी हैं वो सब करने के लिए, चाहे वो खाना पीना, कपड़े पहनना, इन सब के लिए उसे अपने माता पिता या अभिभावकों की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसे पर निर्भरता यानी दूसरों पर निर्भर होने की अवस्था भी कहा जाता है। चौथी इसकी जो विशेषता है वो है अपरिपक्वता की अवस्था। अपरिपक्वता की अवस्था, इमेच्योरिटी। बच्चे में ज्यादा मैच्योरिटी नहीं होती जब मैं इस अवस्था की बात कर रहा हूं तब। फिर इस अवस्था के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है जिसमें कई बार विद्यार्थियों को कंफ्यूजन भी रहता है, और इस विशेषता को आप जानने की कोशिश करिएगा। वो है सामाजिकता के अभाव की अवस्था। बच्चा ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। कई बार आपके मन में यह कंफ्यूजन आ जाएगा कि सर क्या बच्चा इस समय असामाजिक होता है? नहीं, बच्चा सामाजिक भी नहीं होगा, असामाजिक भी नहीं होगा। तो बच्चे को हम कहते हैं गैर सामाजिक। क्या कहते हैं? गैर सामाजिक। बच्चा इस अवस्था में गैर सामाजिक होता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साहब सामाजिकता होती है नहीं होती है वो तो बात मान गए, पर सर ये तो बताओ कि सामाजिक होने का मतलब क्या है, इस सामाजिक शब्द का मतलब क्या है? तो ध्यान से सुनना। सामाजिकता का मतलब उन सभी नियम कायदों, उन सभी उसूलों से है, उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन से है जिनसे एक समाज गवर्न होता है, जिनसे एक समाज चलता है। जैसे हम कहते हैं भाई हमारे समाज में ऐसा होता है, हमारे समाज में यह होता है, हम कई बार इस तरह की बातें करते हैं। तो ये वो सारे नियम कायदे हैं जिनसे एक समाज चलता है, या जिनको एक समाज में आप रह रहे हो तो आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, आपको उन्हें मानना पड़ेगा। ठीक है, आप कहेंगे कि तो साहब वो नहीं माने तो हम इसको असामाजिक क्यों नहीं कहते? क्योंकि असामाजिक का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे पता तो है कि क्या नियम कायदे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उसे नहीं माने। अक्सर हमने कई बार, हमारे समाज की एक बड़ी कमी है, जब कोई लड़की सड़क पर निकलती हो शाम को तो पब्लिक प्लेस में, तो अक्सर हमने देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो उन पर फप्तियां कसते हैं, कमेंट पास करते हैं, उन्हें कुछ भी उल्टा सीधा कहते हैं, छेड़ते हैं। तो अक्सर यही शब्द सुनने को आता है कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं उन्होंने इस तरह की हरकत करी। आपने असामाजिक क्यों कहा? क्योंकि वो तत्व, वो लोग ये जानते हैं कि जो काम कर रहे हैं वो गलत है, वो समाज में स्वीकार्य नहीं है, समाज में उसकी अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें असामाजिक कहते हैं। बच्चे में तो लैक ऑफ सोशल बिहेवियर होता है, उसे पता ही नहीं है क्या सही क्या गलत। इसको आप एक और उदाहरण से समझ सकते हो कि मान लीजिए एक शेर की मांद में मैं किसी व्यक्ति को भेज दूं, आपको भेज दूं, मैं खुद चला जाऊं, तो शेर जो है वो तो खाएगा ही ना, उसको थोड़ी बताया बोला अरे यार ये तो साइको वाले सर हैं, इनको नहीं खाते हैं अपन, है ना, अपन अपना काम करते हैं। तो मान मुद्दे की बात यह है कि सामाजिकता का मतलब उन सभी नियम कायदों से है जिनसे एक समाज चलता है। बच्चे को इस बारे में कोई भी ज्ञान ही नहीं होता, वो परिपक्व ही नहीं होता इतना कि वो समझ पाए कि सामाजिक नियम कायदे उसूल क्या हैं। ठीक इसी प्रकार की एक विशेषता और है जिसे आपको जानना चाहिए, और वो है नैतिकता के अभाव की अवस्था। इस समय नैतिकता का भी अभाव होता है उसमें, लैक ऑफ मोरालिटी। हालांकि हम जब मॉरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे
तो और डिटेल में इसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हाल आप समझो कि नैतिकता का अभाव जो है वो भी इस वक्त होता है। और लेकिन अभाव को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि साहब नैतिकता शब्द का मतलब क्या होता है। तो नैतिकता का मतलब है कि व्यक्ति स्वयं के विवेक से, अपनी सोच से, अपनी समझ से यह तय कर सके कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत। यानी अपनी सोच समझ से व्यक्ति सही और गलत का फैसला कर सके। यहां पर मैं एक चीज पूछूं आपसे, हालांकि जब मॉरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो फिर उसे दोहराऊंगा, क्या नैतिकता व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे दहेज लेना है, कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं नहीं सही है, समाज में है तो लेना ही पड़ेगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर आप कुछ भी इस तरह की चीजें कर सकते हो। सती प्रथा आप एक बार मान सकते हैं कि आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि वो गलत प्रथा थी, अनैतिक थी, लेकिन आज के 200 साल पहले तो उसे स्वीकार्यता थी। लोग उसको बहुत धूमधड़ाम से और बड़े धड़ल्ले से इस कुप्रथा को फॉलो किया करते थे। तो यही सारी चीज जो है बताती है कि नैतिकता का मतलब क्या होता है, कि क्या सही है और क्या गलत। बालक जो है उसमें ना तो इस वक्त इतनी सोच होती है ना इतनी समझ होती है। उसके लिए वो जो कर रहा है एक फ्री विल है। फ्री विल मतलब जो उसकी इच्छा है उस हिसाब से वो कार्य को कर रहा है, इसीलिए उसमें नैतिकता का अभाव होता है। नैतिक रूप से बालक परिपक्व नहीं होता है, तो लैक ऑफ मोरालिटी उसमें पाई जाती है, लैक ऑफ सोशियलिटी भी उसमें होती है। मैंने अभी अभी कहा, इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आपको लिखी गई हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नैतिकता का अभाव, सामाजिकता का अभाव, इसके बाद आता है संवेगों का विकास। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक जब जन्म लेता है तो उसमें केवल उत्तेजना पाई जाती है। हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिक इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं, लेकिन उस डिस्कशन में हमें नहीं जाना। हमें सिर्फ इतना जानना है कि संवेग यानी इमोशंस जो होते हैं वो व्यक्ति के 2 साल तक विकसित हो जाते हैं। इमोशंस जो भी व्यक्ति के होते हैं, ठीक है। तो आपको यह चीज क्लियर हो गई है कि संवेगों का विकास भी इसी अवस्था में होता है। दूसरी चीज, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार उसका होता है। बेसिक इंस्टिंक्ट का जो बिहेवियर है वो उसका पाया जाता है। तो बेसिक ठीक है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। देखिए, बालक जब भूख लग रही है तो वो रो रहा है। रोना एक सहज प्रवृत्ति है मानव की, लेकिन बालक के ज्यादातर व्यवहार को आप ऐसे ही सहज प्रवृत्तियों से समझ सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर उसको भूख लगे या खाना की इच्छा हो या किसी भी तरह की उसको कोई आवश्यकता हो तो वो आपसे आपकी भाषा में मांग ले और पूछे, बोले मेरे को इस चीज की जरूरत है। वो तो एक रोने जैसी सहज मानवीय जो क्रिया है, एक दैहिक क्रिया है, उसके जरिए अपने भावों को, अपने जो इमोशंस है उनको सामने संप्रेषित कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। और वो जो व्यवहार है, उस व्यवहार की प्रकृति कैसी है साथियों? उस व्यवहार की प्रकृति है मूल प्रवृत्त्यात्मक। मूल प्रवृत्ति जो मनुष्य की होती है, बेसिक इंस्टिंक्ट जो होता है उसका, ठीक है। इसके बाद आगे एक और विशेषता है। फ्रायड इस विशेषता के लिए सबसे ज्यादा पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, और वो है तीव्र कामुकता की अवस्था। तीव्र कामुकता की अवस्था, तो क्या कहेंगे हम इसे? सेक्सुअल बिहेवियर जो है
की तीव्रता इस वक्त पाई जाती है। हालांकि फ्रायड की जब मनोलैंगिक अवस्थाओं को हम पढ़ते हैं तब हम ये जानते हैं कि कामुकता का जो केंद्र है वो उसका मुख होता है, इसीलिए हम इसे ओरल स्टेज या मुख चूषण अवस्था भी कहते हैं, और इसी कारण बच्चे में अंगूठे चूसने जैसी प्रवृत्तियां सबसे ज्यादा देखी जाती है। लेकिन तीव्र कामुकता की अवस्था अगर प्रश्न आए तो आपको जानना है कि ये सेक्सुअल बिहेवियर जो है, रैपिड सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो सबसे ज्यादा कहां होता है, आपके शैशव अवस्था में ही होता है। फिर इसके बाद एक और विशेषता है इसी अवस्था की, आत्म केंद्रित व स्वार्थ की अवस्था, आत्म केंद्रित व स्वार्थ की अवस्था, और इसलिए इसे कई बार सेल्फिश बिहेवियर की अवस्था भी कहा जाता है। अब घर में कोई फंक्शन चल रहा है, पार्टी चल रही है, बच्चा जो है उसकी आंख खुल गई, अब नींद उचट गई, आंख खुल गई, तो वो तो रोएगा। उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि भाई घर में कोई मेहमान आए हुए हैं, लोग बाग आए हुए हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। तो वो तो खुद तक सीमित है और अपने आप से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, और इसीलिए इसे आत्म केंद्रित अवस्था या फिर सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर भी कहते हैं कि इस अवस्था में बालक का देखा जाता है। तो ये सारी कुछ हमने विशेषताएं पढ़ी हैं इस अवस्था की। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें बहुत डिटेल में क्लियर हो गई होंगी कि ये कुछ 8-10 विशेषताएं हैं जो इस अवस्था की प्रमुख चारित्रिक विशेषता है, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बालक में दृष्टिगत होती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और पूर्व बाल्यावस्था को समझने की कोशिश करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था जिसे हम 2 से 6 वर्ष तक पढ़ते हैं। इस अवस्था को जाने उससे पहले जरूरी है इस अवस्था के कुछ प्रमुख नामों को जानना, और उन प्रमुख नामों में एक नाम होता है, मैं इस तरफ लिख रहा हूं, टॉय एज। मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं क्योंकि ये इंग्लिश नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। टॉय एज खिलौनों की अवस्था या खिलौनों से खेलने की अवस्था। खिलौनों की अवस्था, टॉय एज। एक और नाम है इसका जो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक घर पे ही रहता है, घर पे ही खेलता है, तो इसलिए इस अवस्था को कई बार प्री स्कूल एज भी कह देते हैं। प्री स्कूल एज मतलब विद्यालय जाने से पहले की अवस्था। इसी अवस्था में जब बालक घर पे है तो उसके कोई दोस्त वगैरह तो है नहीं, ऐसा कोई ग्रुप, ऐसा कोई समूह तो है नहीं जिस समूह के साथ वो खेले, बैठे, बतियाए, बात करे, आपकी तरह हमारी तरह। तो इसे कई बार प्री गैंग एज भी कह देते हैं। गैंग एज इसके बाद की अवस्था होगी। गैंग मतलब एक ऐसा दल, एक ऐसा समूह है जिसके साथ आप बैठ के गपशप करो, बातचीत करो। टॉय एज, प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज। एक और बड़ा महत्वपूर्ण नाम है इस अवस्था का जो अक्सर मनोवैज्ञानिक दिया करते हैं, और वो दिया करते हैं अध्यापक के दृष्टिकोण से। ध्यान से सुनना, ये तो इसके 3 प्रमुख नाम हैं। इसके अलावा भी 2 लोगों के दृष्टिकोण से इसके नाम रखे गए हैं। सबसे पहले अध्यापकों के दृष्टिकोण से इसे कहा जाता है प्रिपरेशन एज। तैयारी की अवस्था। ओके, तैयारी की अवस्था क्यों? क्योंकि घर पे है, वो एक तरह से विद्यालय में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तो प्रिपरेशन एज, तैयारी की अवस्था अध्यापकों के दृष्टिकोण से। अध्यापकों के लिए। और ठीक इसी प्रकार से इसका एक और नाम है जो बड़ा पॉपुलर है, बड़ा वायरल है, वो है प्रॉब्लमैटिक एज। प्रॉब्लमैटिक एज यानी कि समस्या अवस्था। समस्या अवस्था क्यों और किसके लिए? समस्या होता है बच्चा अपने माता पिता के लिए, माता
पिता के लिए ये क्या है? समस्या अवस्था। क्यों है समस्या अवस्था? क्योंकि बच्चा समस्या क्रिएट करता है, कहना नहीं मानेगा, माँ पीछे पीछे भाग रही है, अरे बेटा रोटी खा ले, अरे बेटा रे ले लड्डू, तो एक फल को ही खा ले, दूध पीना है, हाँ तो कौन खाऊं कौन खाऊं कौन खाऊं, अरे भाग रहा है वो उधर भाग रहा है, माता जिसके पीछे भाग रही है, बच्चे को कोई मतलब नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो। अक्सर आपने कई बार चुटकुलों में पढ़ा होगा कि पापा बच्चों कहते हैं बेटा बाहर अंकल आए हैं, उनको बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूं। अब बच्चा जाता है, बोला अंकल पापा कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। अब ऐसी समस्या ही क्रिएट करेगा ऐसा बच्चों जो है वो। तो भाई ये इस अवस्था की कुछ प्रमुख नाम है, जो नाम सीधे सीधे पूछे जाने की संभावना बनती है। अब आइए इस पूर्व बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। तो पहली विशेषता, ध्यान से सुनो, जो बच्चा खिलौनों से खेल रहा है, घर पे रह रहा है, स्कूल प्री स्कूल में एज में है, प्री गैंग एज में है, वो प्रश्न बहुत पूछता है। प्रश्न पूछना, कब, क्यों, कैसे, इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। प्रश्न तो पूछेगा, क्यों पूछेगा? क्योंकि साहब बच्चा जिज्ञासु होता है। क्यूरियस बिहेवियर, क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी चीज होती है। जो जिज्ञासु होगा, प्रश्न पूछेगा, वो जिज्ञासु क्यों होगा? क्योंकि वो अन्वेषी प्रकृति का है। अन्वेषी का मतलब एक्सप्लोरेटरी नेचर, एक्सप्लोर करने का शौक है उसको। कई बार इसे खोजी प्रवृत्ति भी कह देते हैं, कई बार इसे अन्वेषी प्रकृति भी कह देते हैं। ये दोनों एक ही चीज है कि बालक एक तरह की खोजबीन में लगा रहता है। देसी भाषा में अगर हम कई बार राजस्थानी बोले तो अपने शेखावटी में बोला जाता है डाक चौकी कर तो फिर टाबर करक के कठिन के जा रहे हो, अरे के छोड़े तो बोर्ड तोड़े और बोझ कोड़े और बिना मारे और बिन कुटे, और वो कुछ इस तरह की हरकतें करता रहता है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज में लगा रहेगा। तो ये प्रश्न पूछता है, जिज्ञासु प्रकृति का होता है और अन्वेषी प्रकृति का होता है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता है इस अवस्था की, वो है लर्निंग बाय इमिटेशन, यानी कि अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखना। बालक इमिटेशन यानी कि दूसरों को देखकर, दूसरों के इमिटेशन से सीखता है। हम कई बार बच्चों से बोलते हैं बेटा बताओ दादी कैसे चलती है, तो मान लो दादी जी को पीठ में दर्द हो रहा है और दादी जैसे झुक के चले, तो बेटा ऐसे चल के और दिखाता है दादी की तरह की, देखो दादी ऐसे चलती है। इस तरह की एक्टिविटीज जो उसमें होती है। तो ये अनुकरण, दूसरों का अनुकरण करके सीखता है। वो एक बड़ा जबरदस्त सेंटर फ्रेश का या एल्पेनलीबे का क्या एक विज्ञापन आया था, वो एक छोटा सा बच्चा होता है। अब अनुकरण और समस्या दोनों का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं है। बच्चा है वो अपने घर पे जाके बोलता है, वो अंकल के पापा के दोस्त आए हुए रहते हैं, बोले बेटा अंकल को एक्टिंग करके दिखाओ मेरी। पापा ऑफिस में, तो यूं ऐसे करके चल रहा है। पापा गाड़ी चलाते वक्त ऐसे, फिर बोलता है पापा घर पे, तो भाई छोरो बैठ जाए नीचे और कपड़े धोने लग जाता है वो, तो वो अंकल वगैरह सब हंसने लग जाते हैं और पापा की इज्जत हो जाती है खराब वहां पे। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लमेटिक। वही बच्चा क्योंकि अनुकरण द्वारा सीख रहा है और कोई चीज उसने अगर उल्टी सीधी सीख ली, तो ऐसे में क्या है कि एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है? प्रश्न पूछना, जिज्ञासु प्रवृत्ति, अन्वेषी प्रकृति, अनुकरण के द्वारा सीखना। इस वक्त बालक में काल्पनिक चिंतन का भी प्रादुर्भाव होता है, कल्पनाओं में जीता है। हालांकि हम इसको संज्ञानात्मक विकास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अहम केंद्रवाद, जीववाद, या जो कल्पनाएं चिंतन है, तार्किकता का नहीं होना, ये सारी चीजें हम वहां पढ़ेंगे। यहां हम कुछ बेसिक विशेषताएं देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछना, जिज्ञासु प्रवृत्ति, अन्वेषी प्रकृति, अनुकरण के द्वारा सीखना। बालक अगली जो अवस्था आएगी, जो उत्तर बाल्यावस्था आएगी, उसमें बालक हो जाता है मूल रूप से बहिर्मुखी। तो यहां कई बार मान लिया जाता है कि बालक इस अवस्था में अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुखी स्वभाव। आप कहेंगे कि साहब अंतर्मुखी स्वभाव क्यों होता है? क्योंकि वो अकेला खेलता है, अकेला खेलना पसंद करता है। और अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, और एक खिलौने से ज्यादा देर तक नहीं खेलता। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि एक दो महिलाएं जो हैं वो
मेले में जा रही थी, एक महिला के साथ उसकी संतान भी थी, बच्चा भी था। अब बच्चा मेले में कोई बंदूक की दुकान पे देख के जिद करने लग गया कि मैं तो ये खिलौना लूंगा मेरे को, और एकदम रोट पटावट खा रहा है, लोर पछाड़ खा रहा है। तो वो जो बगल वाली जो महिला है वो उसको कहती है कि बहन इसको दिला दो ना ये खिलौना, इतना रो रहा है। तो आपने अक्सर सुना होगा, आपने अपने जीवन में भी ये महसूस किया होगा, जब आप भी बच्चे रहे होंगे या आपने अपने परिवार के जो बच्चे कई बार ऐसी जिद करते हैं तो आप इस तरह की बात कहते हो कि कोई जरूरत नहीं है इसको खिलौना दिलाने की, अबार तो ले रखा है खिलौनो, अभी तो एक खिलौना ले लिया इसने है, और फिर घर पे ले जाके तोड़ देगा, 10 मिनट खेलेगा और फिर वो खिलौना कहीं गया है, ये कहीं है, ध्यान ही नहीं देगा। इसीलिए फालतू के कोई भी इसके शौक पूरे नहीं करने, चल बेटा चुपचाप घर पे चल। तो खिलौनों से ज्यादा देर तक, एक खिलौने से ज्यादा देर तक नहीं खेलता, अकेला खेलता है। लेकिन वहां तो उसने इज्जत खराब कर दी ना, मेले के अंदर तो लोट पछाड़ खा रहा है। आपको याद हो कि वो कनाडा के प्रधानमंत्री आए थे और जस्टिन ट्रूडो, वो एक छोटा सा बच्चा भी आया था उनके साथ, और वो अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उस बच्चे से मिल रहे हैं, वो जमीन पे लौट रहा है, कोई मतलब ही नहीं उसको। तो बच्चा क्या है इस अवस्था में बेकहा जिद्दी और सुना अनसुना करने वाला होता है। भाई सुना अनसुना करेगा तभी तो वो माता पिता के लिए समस्या क्रिएट कर रहा है। बेकहा, जिद्दी और सुना अनसुना करने वाला। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गई ये विशेषता पूर्व बाल्यावस्था की। पूर्व बाल्यावस्था की यही कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये तो उसके नाम है, टॉय एज, प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, प्रिपरेशन एज, प्रॉब्लमैटिक एज। और इसकी कुछ विशेषताएं क्या है? प्रश्न ज्यादा पूछना, जिज्ञासु प्रवृत्ति होना, अन्वेषी प्रकृति, अनुकरण द्वारा सीखना, अंतर्मुखी स्वभाव, अकेला खेलना, खिलौनों से ज्यादा देर तक नहीं खेलना, एक अकेला खेलना और एक खिलौने से ज्यादा देर तक नहीं खेलना, और बेकहा, जिद्दी, सुना अनसुना करने वाला। तो इस तरह से कि एकदम झक्की किस्म का बच्चा हो जाता है इस अवस्था में। ये इस अवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनको आपको याद रखना है अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे तो। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम उत्तर बाल्यावस्था को जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था जो कि होती है 6 से 12 वर्ष, जो कि होती है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, सबसे पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण नाम जानने की कोशिश करते हैं। तो उसको हम कहते थे टॉय एज। याद करो, खिलौनों की अवस्था या खिलौनों से खेलने की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था का नाम होता है प्ले एज, यानी कि खेलने की अवस्था। अब सवाल आपके मन में आता है कि साहब इसको खेलने की अवस्था क्यों कह रहे हैं? खेलता तो वो उस वक्त भी है। याद रखिएगा, साइकोलॉजी में कोई भी चीज बस यूं ही चल रही है इसलिए मान लो, ऐसा नहीं है। हर एक चीज के पीछे कुछ तर्क हैं और कुछ तथ्य हैं। मैं आज आपको इस वीडियो की इस सेक्शन में बताने की कोशिश करूंगा कि हम इसको प्ले एज क्यों कहते हैं, खासतौर पर उत्तर बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड को प्ले एज क्यों कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेव वाइगोत्स्की ने 70 के दशक में इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, रूल्स ऑफ प्ले, जिसमें उन्होंने डिफाइन करे थे, जिसके अंदर उन्होंने खेल के बारे में बताया था कि नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है खेल की, किसे खेल माना जाए। वो 3 बातें करते हैं वाइगोत्स्की साहब। वो कहते हैं खेल उसे कहा जाता है, पहली बात तो जिसके कुछ सर्टेन नियम हो। ठीक है, नियम वो कुछ भी हो सकते हैं। अपन क्रिकेट खेलते हैं तो 11 खिलाड़ी साथ में खेलते हैं, विकेट होता है। फुटबॉल खेलते हैं तो 2 गोल पोस्ट होती है। बास्केट में 2 बास्केट बने हुए रहते हैं। ये मतलब सारी चीजें, खो खो में वो पोल बने हुए रहते हैं, और ये सारी, कबड्डी में एक पाड़ा होता है। ये सारी चीजें एक नियम होते हैं उसके, नंबर 1। नंबर 2, वो एक ग्रुप एक्टिविटी हो, यानी कि एक सामूहिक गतिविधि हो। ठीक है साहब, सामूहिक का मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरी हो सामूहिक ही हो। अब आप कहेंगे कि साहब टेनिस तो एक आदमी खेल रहा है, लेकिन अकेला तो नहीं खेल रहा ना कोई तो साथ खेल ही रहा है उसके। ठीक है, मतलब 2 व्यक्तियों का एक क्लोज इंटरेक्शन हो उसमें। और तीसरी चीज, इसके अंदर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, वो इमेजिनरी हो, काल्पनिक हो। काल्पनिक का मतलब अपन कहते हैं भाई क्रिकेट में बोल्ड हो गया। अब बोल्ड का मतलब क्या हुआ? आउट हो गया, हम कहते हैं आउट।
तो आउट का मतलब क्या है, कहां से आउट हो गया? हम ये तो कहें भाई मैदान से आउट हो गया या इस तरह से, लेकिन है तो गतिविधि काल्पनिक की। ज्यादा दूर नहीं जाते, एकदम बेसिक बात पर आते हैं। घरों में आपने देखा होगा बच्चे बच्चियां वो हॉप स्कॉच खेलती हैं, जिसको हम पहाड़े कहते हैं, है ना। वो एक पैर की वो इस तरह से करते हैं और फिर वो घर बनाते हैं और फिर वो बाहर एकदम जाके और वो पत्थर सा लेके उसको ऐसे पीछे फेंक देते हैं और फिर अब वो कहते हैं हमारा घर बन गया भाई, हमारा घर। अब वो घर कोई घर थोड़ी बना है, लेकिन अब उसे मानते हैं कि वो घर बन गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि प्ले यानी खेल उस गतिविधि को कहा जाएगा जो इन सारे नियम कायदों का अनुसरण करे। और ये सारे नियम कायदों का अनुसरण केवल इसी अवस्था में होने वाली गतिविधि में हो सकता है, खासतौर पर पूर्व बाल्यावस्था की गतिविधियों में तो नहीं हो सकता, प्री चाइल्डहुड की गतिविधियों में तो नहीं हो सकता, इसलिए इसे हम प्ले एज कहते हैं। क्लियर है? दूसरी चीज, इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, तो इसे हम स्कूल एज भी कह देते हैं। इस अवस्था में बच्चा अकेला नहीं होता, उसका एक ग्रुप होता है, एक दल होता है, एक समूह होता है जिसके साथ वो खेलता है, कूदता है, इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है। तो ये इसलिए गैंग एज भी कहलाती है। गैंग एज, जिसको कई बार टोली अवस्था, दल अवस्था, समूह अवस्था भी कह देते हैं। क्लियर है? ये 3 वो महत्वपूर्ण नाम है। अब इसके बाद 2-3 और नाम है इस अवस्था के जिन्हें हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस अवस्था को डर्टी एज यानी गंदी अवस्था कहा जाता है। अब डर्टी एज गंदी अवस्था इसलिए नहीं कहते क्योंकि अवस्था गंदी है। डर्टी एज इसलिए कहते हैं कि बच्चे गंदगी में रहते हैं इस अवस्था में। टायर चला रहे हैं और चलाते चलाते पता नहीं कहां के कहां पहुंच गए, फिर कोई क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल नाली में पड़ गई तो उठा लाए नाली में से, उसको कहीं मिट्टी में रगड़ दिया, उन्हीं हाथों से कहीं प्याऊ पे पानी पी लिया, एकदम छेड़बेड़ हिसाब किताब। घर जब पहुंचते माँ तो एकदम नहला धुला के एकदम बाल वाल अच्छे से बना के उनको भेजती है। सुबह के गए हुए शाम को जब घर पहुंचते एकदम भूत बने हुए घर पे पहुंचते हैं, आया ना। तो इसलिए इसको डर्टी एज यानी एक गंदगी से भरी हुई अवस्था भी कहा जाता है कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। एक और इसके लिए नाम उपयुक्त होता है और वो है नाजुक यानी कि क्रिटिकल एज। अब देखो, क्रिटिकल एज, नाजुक, यहां पर आपके मन में एक डाउट क्रिएट हो सकता है कि साहब हम नाजुक अवस्था या क्रिटिकल एज तो हमें शैशव अवस्था को कहना चाहिए था, क्योंकि बच्चा उस वक्त बड़ा कमजोर होता है, परिपक्व भी नहीं होता, दूसरों पर निर्भर भी नहीं होता। तो ये कोई शारीरिक योग्यताओं के दृष्टिकोण से क्रिटिकल नहीं कह रहे हैं इसे जिस कारण से क्रिटिकल कह रहे हैं वो है एक अभिप्रेरक तत्व, एक अभिप्रेरण, जिसको हम अचीवमेंट मोटिव या फिर उपलब्धि अभिप्रेरण कहते हैं। दरअसल साथियों, कई मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि उपलब्धि अभिप्रेरण का विकास यानी अचीवमेंट मोटिव जो है वो विकसित होता है व्यक्ति में इसी अवस्था के आसपास। जब वो विद्यालय जाता है, ग्रुप में एक्टिविटी करता है, तो उसमें कंपटीशन की भावना आती है। कंपटीशन की भावना उसको किसी चीज को अचीव करने, किसी चीज को प्राप्त करने, एक उपलब्धि तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। अगर इस अवस्था में उसकी उस उपलब्धि को बल दिया जाए, उसको अभिप्रेरित रखा जाए, तो वो जीवन में बहुत अच्छा कर सकता है परफॉर्म। और अगर इस अवस्था में उसके इस उपलब्धि की अभिप्रेरणा को दबा दिया जाए, उसको इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाए, तो हो सकता है बालक एक मीडियोकर लाइफ जिए, वो फिर कुछ आगे कर ही ना पाए। तो इस लिहाज से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, खासतौर पर उपलब्धि अभिप्रेरण के दृष्टिकोण से, इसे क्रिटिकल एज यानी कि नाजुक अवस्था भी कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण नाम है जो आपको याद रखना है, वो है माता पिता का दृष्टिकोण। साहब, माता पिता का दृष्टिकोण वहां पर था समस्या का, क्योंकि बच्चा जिद्दी था, बेकहा था, सुना अनसुना कर रहा था। यहां तो बच्चा सुना अनसुना करते करते घर से ही बाहर चला जाता है कई बार, क्योंकि अब यार दोस्त बन गए। तो इस अवस्था को कई बार माता पिता के दृष्टिकोण से ट्रबलसम एज भी कहते हैं। और ट्रबलसम एज कौन सी है? उत्पाती अवस्था। उत्पाती अवस्था क्यों? क्योंकि लड़ेगा, झगड़ेगा, मारेगा, पीटेगा। याद करो दंगल फिल्म का एक दृश्य है बड़ा प्यारा सा। दंगल फिल्म में वो जो महिलाएं होती है, 2 महिलाएं, वो महावीर सिंह फोगाट जी के पास आती हैं और कहते हैं महावीर जी देखो हमारे छोरे को कितना मारा है। महावीर जी को लगता है उनके भतीजे ने मारा है, तो महावीर जी अपने भतीजे को कहते हैं क्यों मारा? तो याद करो वो महिला कहती कि साहब इनने नहीं मारा, गीता बबीता ने मारा है। तो महावीर जी फिर पूछते हैं कि भाई तुमने क्यों मारा इसको? तब वो दोनों बहनें कहती हैं कि इसको कह रहा था कुछ, वो कहती हुई है इसको कह रहा था, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए, कि भाई ये मेरी बहन को कुछ कह रहा था ये लड़का, तो हमने बबीता को इसने कमी नहीं कहा तो मैंने 2 घुसड़ मार दिए इसके। वो कुछ इस तरह की बात कहती है वो बच्ची।
तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि महावीर जी और वो फिल्म का डायलॉग क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि देखो बच्चियां उत्पात मचा के आई हैं घर के बाहर जाके। और आपने भी देखा होगा कि बच्चे अक्सर स्कूल में मारपीट करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, प्रिंसिपल साहब का फोन आता है कि बच्चे ने बदमाशी कर दी, लड़ रहा झगड़ रहा है, ये कर रहा है, इसको पीट दिया, उसको मार दिया। ये सारी इस उत्तर बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख नाम हैं जिनसे नाम पूछा जा सकता है। अब आइए इस अवस्था की कुछ विशेषताओं के ऊपर हम नजर दौड़ाने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है वो है समूह में रहने की प्रवृत्ति। समूह में रहना, ध्यान से सुनना साथियों, समूह में रहना यानी ग्रुप एक्टिविटी। यहां पर बच्चे का एक ग्रुप बन गया, एक गैंग बन गई है, और बच्चे के दिमाग का कैनवस भी ओपन हो रहा है, उसे नए तरीके के, नए तौर तरीके के लोग मिल रहे हैं। भाई मैं अपने घर में रह रहा था तो मेरे घर के कुछ सर्टेन नियम कायदे थे, उन्हीं से चल रहा था मेरा घर। और मैं जब एक और दोस्त के पास जाऊंगा जो एक अलग परिवार का है, अलग समाज का है, अलग सोच का है, उसके साथ मिलूंगा तो मेरा और उसके तरीकों का क्लैश होगा, एक साक्षात्कार होगा। और जब ये साक्षात्कार होता है तो दोनों का ही जो स्कीमा है वो डेवलप होता है, दोनों ही और विकसित होते हैं, दोनों के ही तार्किक चिंतन में वृद्धि होती है। लेकिन उस वृद्धि के पीछे सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है समूह। और इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा समूह में रहना प्रेफर करता है, उसका एक अपना ग्रुप होता है, अपने उसके दोस्त होते हैं, और उसी समूह में वो स्वीकार्यता भी प्राप्त करना चाहता है। समूह में रहना वह स्वीकार्यता प्राप्त करना। आप कहेंगे कैसे? अक्सर आपने देखा होगा, मम्मी 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 मेरे को तो ये वाला खिलौना चाहिए, क्यों? मेरे सारे दोस्तों के पास है, मुझे भी चाहिए। मम्मी 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 ये वाली टी शर्ट ला के दो, ये वाला बैग ला के दो, क्यों? मेरे सब दोस्तों के पास है, मेरे पास भी होना चाहिए। तो ये क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि आपका समूह बड़ा महत्वपूर्ण है, और समूह आपको स्वीकारेगा ही नहीं अगर आपने ये नियम कायदे नहीं माने तो। हर समूह के अपने नियम कायदे हैं। ये बाद में किशोरावस्था में और बढ़ जाते हैं। किशोरावस्था में कई बार देखा होगा, वो तेरे नाम आने के बाद लोग बाग एकदम वो बीच की वो मांग निकाल के घूम रहे हैं, सबके सब एक साथ। गजनी आने के बाद वो एक अलग ही लुक ले लिया। क्यों? क्योंकि एक समूह है, एक ग्रुप है, आपके सारे दोस्त उस तरह से रह रहे हैं तो आपको लगता है यार मैं भी इसी तरह से रहूं। लेकिन बच्चों के अंदर समूह में रहने की जो ये भावना है ये सबसे पहले आती है उत्तर बाल्यावस्था में ही। क्लियर है? पीयर ग्रुप भी इसको हम कह सकते हैं। खेलता है, अब खेलेगा भी कैसे? समूह में खेलेगा, प्ले एज की बात है, तो ग्रुप में खेलेगा, समूह में खेलेगा। में खेलना वह खेल के नियम बनाना। खेल के नए नियम बनाएगा। आप कल्पना करो, बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं, कभी गलियों में क्रिकेट देखो, वह देखो भाई दीवार के डायरेक्ट गया तो आउट है ना, और नाली में गई ना तो आउट है। वो आंटी जी के घर पे जिसने बॉल फेंकी ना वो वापस लेकर आएगा, और बॉल जिससे घूमी ना उसी को अगली बॉल लानी पड़ेगी। इस तरह के नियम है। बैट जिसका है पहले बैटिंग भी वही करेगा। तो ये खेल के नियम अपने हिसाब से लोग बनाते हैं इस अवस्था के अंदर, प्ले एज में, गैंग एज में, डर्टी एज में, उत्तर बाल्यावस्था में। क्लियर है? समूह में खेलना, खेल के नियम बनाना, और समूह के लिए इतना ज्यादा डेडिकेटेड होता है वो कि वो दूसरों से लड़ाई मोल ले लेता है। इसलिए कई बार इसको लड़ने झगड़ने की अवस्था भी कहा जाता है। तो समूह के लिए दूसरों से लड़ जाना, यह एक बार परीक्षा में पूछा भी गया है। समूह के लिए दूसरों से लड़ जाना। मैंने आपको उदाहरण दिया था अभी गीता बबीता वाला। क्या कहा? जब आप देखो उस सीन को, वो जब पूछते हैं कि तुमने ये क्यों किया, तो महावीर सिंह जी की बेटी कहती है, गीता जी कहती है कि इसने बबीता को कुछ बोला, खुद के लिए नहीं, इसने उसको कुछ बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। और ऐसा अक्सर होता है लड़ाई झगड़े में भी। आप भी जानते हैं, आपका ग्रुप है, आपका कोई दोस्त है, बोला अरे भाई तेरे दोस्त को ऐसा कह दिया, अच्छा तेरे को कहा, चल भाई लड़ने चलते हैं। तो समूह को कुछ कह दिया जाए, समूह के बारे में कुछ कह दिया जाए तो उसके लिए वो दूसरों से लड़ जाता है। अब जो समूह में रह रहा है, दूसरों से लड़ रहा है, बहुत सारे लोगों से मिल रहा है, उसकी चेतना अंतर्मुखी रहेगी या बहिर्मुखी रहेगी? जाहिर सी बात है उसकी चेतना अब बहिर्मुखी हो जाएगी। बहिर्मुखी प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? बहिर्मुखी हो जाती है। क्लियर है?
ये चीजें समझ में आ गई आपको। एक और चीज जो इस अवस्था में इंपॉर्टेंट है वो है संग्रह करने की प्रकृति। संग्रह करने की प्रकृति। संग्रह करने की प्रकृति का मतलब आप देखो, बच्चे कंचे इकट्ठे करते हैं, कुछ टैटू इकट्ठे करते हैं, कुछ वो टैजो इकट्ठे करते हैं, लड़कियां जो है वो गट्टे इकट्ठे करती हैं, डाक टिकट इकट्ठे करना, ये जो इकट्ठे करने की जो प्रकृति होती है जो डाक टिकट या कुछ इस तरह के कंचे डाक टिकट, ये सारी चीजें इकट्ठे करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में ज्यादा देखने को मिलती है? उत्तर बाल्यावस्था में। क्लियर है ये पॉइंट आपको? तो संग्रह करने की प्रकृति, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, समूह के लिए दूसरों से लड़ जाना। फिर एक और इंपॉर्टेंट जो इस अवस्था में देखी जाती है चीज वो है तार्किक चिंतन का विकास इस अवस्था में हो जाता है। तार्किक चिंतन का विकास शुरू हो जाता है। हालांकि तार्किक चिंतन में मूर्तता ज्यादा होती है, अमूर्तता नहीं रहती। अमूर्तता किशोर अवस्था में आती है। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, लेकिन इस पॉइंट को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे संज्ञानात्मक विकास में। संज्ञानात्मक विकास बेसिकली है ही इसी पॉइंट को समझना, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो तार्किक चिंतन का विकास भी इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था के लिए एक और इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है और वो है काम प्रवृत्ति की सुप्तावस्था या काम प्रसुप्ति की अवस्था, ऐसे भी कह सकते हो। काम प्रसुप्ति की अवस्था, लेटेंट स्टेज। फ्रायड की जो मनोलैंगिक अवस्थाएं हैं उसमें एक सुप्तावस्था, लेटेंट स्टेज आती है जो इस उत्तर बाल्यावस्था के आसपास ही, हालांकि इसके चिन्ह पूर्व बाल्यावस्था में भी देखने को मिल जाते हैं, जब जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो लेटेंट हो जाता है, उसमें ज्यादा सेक्सुअलिटी उसकी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन काम प्रसुप्ति की अवस्था हम मानते हैं उत्तर बाल्यावस्था को मूल रूप से, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा यही चीज देखने को मिलती है। बालक परिश्रम बनामहीनता में होता है, कड़ी मेहनत करता है, भागता दौड़ता है, खेलने कूदने में ज्यादा व्यस्त रहता है। ठीक है, और एक और चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है और वो ये कि काम प्रसुप्ति की अवस्था के साथ साथ आपको ये भी जानना है कि ये जो अवस्था होती है, कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था, इसमें बालक में समलिंगीय प्रभाव ज्यादा होता है। समलिंगीय प्रभाव मतलब लड़के लड़कों के साथ खेलेंगे, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलेंगे, छोरे छोरियों से बड़ी दुश्मनी देखते हैं, हमारे बीच में मत बैठ, हम लड़कों के साथ मत बैठा कर, तू लड़कियां लड़कों से थोड़ी सी दूरी बना के रखती हैं। ठीक है, तो बालक बालकों के साथ, बालिका बालिकाओं के साथ खेलती है। बालक बालकों के साथ वह बालिकाएं बालिकाओं के साथ खेलना पसंद करती है। एक और चीज है, इस अवस्था को कई बार मनोवैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की अवस्था भी कहते हैं। और यह आत्मनिर्भरता किस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है? कि बच्चा जो है वो अपने जूते की लेस खुद बांधने सीख जाता है, बच्चा अपने कपड़े खुद पहनना सीख जाता है, और शर्ट के बटन बंद करना सीख जाता है। माँ कहती है कि जब बाजार से ये सामान लेके आ जाए एक छोटा सा, उसको लगता है कि मैं देखो कितना समझदार, कितना परिपक्व हो गया हूं कि मैं घर के काम कर रहा हूं। लेकिन ये परिपक्वता क्या सही है या गलत है? क्या सच्ची है या झूठी है? ये परिपक्वता झूठी है साहब। इसीलिए रॉस भाई साहब का कथन है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। हाँ या ना? सूडो मैच्योरिटी। तो इसके लिए आप एक शब्द याद रखिएगा, मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या परिपक्वता व आत्मनिर्भरता। एक सवाल यहां पर आता है कि क्या बालक का शारीरिक विकास इस अवस्था में उतना ही रहता है जितना शैशव अवस्था में था? तो उत्तर है नहीं। शारीरिक विकास की जो गति है वो थोड़ी सी मंद हो जाती है पूरी बाल्यावस्था में ही। इसीलिए ना तो हमने इसे पूर्व बाल्यावस्था में लिखा है ना कहीं और, बस इसको समझना है कि बाल्यावस्था में ही शारीरिक विकास की गति जो है वो मंद हो जाती है। हालांकि मानसिक चेतना, इमोशंस, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ये तो चलता रहता है उसका। तो यहां पर हमने बाल्यावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझने की कोशिश करी। एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा। आज की वीडियो में हमने समझा विकास की अवस्थाओं को, शैशव अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। शैशव अवस्था जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं,
पूर्व बाल्यावस्था जिसे प्री चाइल्डहुड भी कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था जिसे लेटर चाइल्डहुड भी कहा जाता है, और किशोरावस्था एडोलेसेंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो शैशवावस्था को जानते हैं, जिसको तीव्र शारीरिक विकास की, तीव्र अधिगम की, पर निर्भरता की, अपरिपक्वता की अवस्था, सामाजिकता के अभाव की अवस्था, नैतिकता के अभाव की अवस्था कहते हैं। साथ ही साथ इसे संवेगों के विकास की अवस्था, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की अवस्था, तीव्र कामुकता की अवस्था और आत्मकेंद्रित्व व स्वार्थ की अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं पूर्व बाल्यावस्था में, जिसे प्रश्न पूछने की अवस्था, जिज्ञासु प्रवृत्ति, अन्वेषी प्रकृति, अनुकरण द्वारा सीखना, अंतर्मुखी स्वभाव, अकेला खेलने की प्रकृति और एक खिलौने से ज्यादा देर तक नहीं खेलने की प्रकृति, और जिद और अब सुने अनसुने करने की प्रकृति के कारण जाना जाता है। इसीलिए इसे टॉय एज भी कहते हैं, प्री स्कूल एज भी कहते हैं, प्री गैंग एज भी कहते हैं, प्रिपरेशन एज भी कहते हैं, प्रॉब्लमैटिक एज भी कहते हैं। इसके बाद हमने उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड को समझने की कोशिश की, जिसको प्ले एज, स्कूल एज, गैंग एज, डर्टी एज, क्रिटिकल एज और ट्रबलसम एज कहते हैं। यहां बच्चा समूह में रहता है, स्वीकार्यता प्राप्त करना चाहता है अपने समूह के साथ, समूह में खेलता है, खेल के नए नियम बनाता है और पूरी ईमानदारी से उनका अनुसरण करता है, समूह के लिए दूसरों से लड़ झगड़ लेता है, कई बार इसे इसलिए लड़ने की अवस्था भी कहते हैं, लड़ने की प्रकृति के कारण ही उत्पाती अवस्था भी है। ये बहिर्मुखी प्रकृति का हो जाता है क्योंकि बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। संग्रह करने की प्रकृति इस अवस्था में आती है, हालांकि संग्रह के साथ हम वर्गीकरण और कई और नाम पढ़ेंगे जब हम संज्ञानात्मक विकास में जाएंगे। तार्किक चिंतन का विकास थोड़ा थोड़ा हो जाता है, उस अवस्था में जो कल्पना थी वो कल्पनाशीलता कम होने लग जाती है। काम प्रसुप्ति की अवस्था, क्योंकि काम प्रवृत्ति जो है वो अब एकदम पूरी तरह से लेटेंट या सुप्त हो जाती है, ना के बराबर होती है। बालक बालकों के साथ, बालिकाएं बालिकाओं के साथ खेलती हैं। मिथ्या परिपक्वता, जिसके बारे में J.S. रॉस कहते हैं, वो, और आत्मनिर्भरता। और मिथ्या परिपक्वता के साथ कहीं आपको नोट्स में आप बना पाओ तो J.S. रॉस का नाम भी लिख लेना, J.S. रॉस, याद रहे कि रॉस ने ही इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था को समझने की कोशिश करेंगे और खासतौर पर किशोरावस्था से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण परिभाषाओं को भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में परिभाषाएं भी बड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहरहाल मैं लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।